हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करने वाले हैं। एंड ये जो सीरीज है, ये आपको सब सब्जेक्ट्स की जैसे भी जो पीटी 365 आई है उसको हम कवर करते रहेंगे। अब आज के जो लेक्चर में हम बेसिकली इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसको कवर करने वाले हैं। अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पीटी 365 में इंक्लूडेड है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब देखो, कंटेंट की अगर हम बात करें तो आज हम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन वाला जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी हम यहाँ पर जो इश्यूज रहे हैं, जो करंट अफेयर्स रहे हैं, उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगे, नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना, स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब करना एंड इन लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करते रहना, जिससे प्रीलिम से पहले आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो जल्दी से ब्रश हो जाए। चलो, आप देखो, सबसे पहला करंट अफेयर हमारा है कि जीडीपी एंड जीवीए के बीच में जो गैप होता है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब देखो, इस करंट अफेयर को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो यू शुड नो व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीवीए एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो गैप है, ये हमें गैप किस बेसिस पर देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू है उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारे देश की जो बाउंड्री है, जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसके अंदर विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज अ आउटपुट आई है। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, उसको बेसिकली हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरएस अगर हम यहीं पर ग्रॉस वैल्यू एडेड को देखते हैं, जीवीए को देखते हैं, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री देखता है। बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इनपुट या फिर कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग में लगाया है, ठीक है, जितना भी कॉस्ट लगाया, जितना भी पैसा लगाया है, उसको हटा के कहीं ना कहीं देखा जाता है, उसको डिडक्ट करके कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो सपोज करिए कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में स्टार्टिंग में 100 रुपए कहीं ना कहीं लग गए, आपके इनपुट लग गया या फिर रॉ मटेरियल लाने में आपके 100 रुपए लग गए, बट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 500 का है, 500 का है, तो जीवीए में ये जो 100 रुपीज है ये कहीं ना कहीं हट जाते हैं, इनको डिडक्ट कर दिया जाता है। वेरएज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो होता है कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये इंक्लूडेड रहता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए अगर हम मेजरली समझने की कोशिश करें। जीडीपी अगर हम बात करें, इट इज मेजर्ड बाय आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एंड अगर हम जीवीए की बात करें तो आउटपुट रीच के थ्रू इसको देखा जाता है एंड एज अ प्रॉक्सी टू जीडीपी भी कहीं ना कहीं इसको कंसिडर किया जाता है बहुत बारी कैलकुलेशन के मेथड के लिए। अब टेक्निकल रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या है? तो जीडीपी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये जो जीवीए है, ठीक है, इसका आप सम करो, इसके अंदर आप नेट टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रहे हैं उनको ऐड करो, बट यू हैव टू आल्सो सब्सट्रैक्ट द सब्सिडीज ऑन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको जीवीए मिल जाएगा, ओके, जीडीपी मिल जाएगा, ठीक है, थ्रू व्हाट? थ्रू जीवीए। तो ये इनके बीच में क्या है? टेक्निकल रिलेशनशिप है। अब जीडीपी का क्या पर्पस है? जीडीपी का पर्पस है, अगर हमें ओवरऑल देखना है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही है, तो आप इसको यहां से देख सकते हैं। जीडीपी इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही है कंट्री की, आप इसको जज कर सके। वेरएज जीवीए हम सेक्टर बेसिस पर देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का देखना है, एग्रीकल्चर में कितना रहा, या फिर माइनिंग में कितना रहा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कितना रहा, है ना। तो यहाँ पर आप जीवीए को कंसिडर करते हो प्रोडक्शन साइड से, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट वाला जो है, ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं डिडक्ट कर दे रहे हो, तो यहाँ पर प्रोडक्शन की साइड से देखा जा रहा है। अब अगर हम जीवीए इन इंडिया की बात करें तो जीवीए एट बेसिक प्राइस बेस ईयर की यहाँ पर क्या है? 2011 टू 2012। ये प्राइमरी मेजर हो गया है ऑफ द आउटपुट। 2015 के अंदर हमने इसको देखा अक्रॉस द इकोनॉमीज वेरियस सेक्टर इन इंडिया। अब ये हमने क्यों किया? जिससे हम साथ साथ चल सके यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट से, या जिसको एसएनए कहते हैं, 2008 के अंदर ये आया था। ये क्या है? ये लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स का नेशनल अकाउंटिंग के लिए, जो कि कौन लेकर आया है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन लेकर आई है। तो यूएनएससी
इसको लेकर आई है, जिससे जो भी कंट्रीज हैं उनका जो नेशनल अकाउंट है उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड वो लेकर आई है। उससे कंफर्म करते हुए हमने जीवीए एट बेसिक प्राइस को प्राइमरी मेजर माना है ऑफ द आउटपुट। अब देखो, क्वार्टरली एंड एनुअल एस्टिमेट अगर हम जीवीए की बात करें, कौन निकालता है? एनएसओ निकालती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालती है। एनएसएसओ एंड सीएसओ को मिलाकर एनएसओ अब हमें देखने को मिलता है अंडर 8 ब्रॉड सेक्टर। ठीक है, 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर बेसिकली कवर किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया जाता है। उसके बाद बेसिकली जीवीए जो है वो क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पर देखा जाता है। अब देखो, ये 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। These sectors are agriculture, forestry and fishing, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water supply and other utility services, फिर trade, hotels, transport, communication, services related to broadcasting, financial, real estate and professional services, construction, public administration, defense and other services। तो ये सब इसके अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर बेसिकली इसको देखा जाता है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस जीडीपी एंड जीवीए गैप? तो सबसे पहले तो रीजन ये है कि जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे देखा जाता है, वेयर एज जीवीए को कैलकुलेट किया जाता है बेसिक प्राइस पर। ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस है। दूसरा रीजन ये है कि अगर जीडीपी हमें कम देखने को मिलता है, इट लैग्स बिहाइंड द जीवीए, तो हमें ये सिचुएशन कब देखने को मिलती है? जब सब्सिडीज बहुत ज्यादा हाई होती है एंड टैक्सेस बहुत ज्यादा लो होते हैं। सिमिलरली जब टैक्स कलेक्शन हाई हो रहा होता है एंड सब्सिडीज लो हो रहे होते हैं, उस समय पर हमें जीडीपी ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है देन द जीवीए। तो ये बेसिक सिचुएशन है जो कि हमें देखने को मिलती है। अब यूटिलिटी क्या है जीडीपी एंड जीवीए की अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जीडीपी को एक तरीके से देखा जाता है, अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी देखनी है, कैसी उसकी हेल्थ चल रही है, वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो रेसेशन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने वाली हो। रेसेशन का मतलब क्या है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए हमें जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है, एंड इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें जॉब लॉस देखने को मिल रही है हमें, और इसके साथ साथ डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है, तो इसको रिसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जीडीपी के थ्रू इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल्सो जीडीपी के थ्रू हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कैसा चल रहा है, अच्छा है कि नहीं, लोगों का इनकम कैसा है, प्राइवेट कंजम्पशन कैसी है, इसका डेटा कहीं ना कहीं हमें मिल पाता है। ऑल्सो क्रॉस कंट्री एनालिसिस हम कर पाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट कितना रहा किस कंट्री का, जीडीपी के थ्रू हमें ये चीजें पता चलती है। वेरएज अगर हम जीवीए को समझते हैं तो हमें रियल पिक्चर पता चलती है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ठीक है, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एज जीडीपी ग्रोथ एंड कैन हैपन बिकॉज ऑफ बेटर टैक्स कंप्लायंस एज वेल। तो क्या सिचुएशन बेटर हो सकती है जिसके थ्रू हमें सिचुएशन ओवरऑल बेटर होती हुई नजर आएगी, ये हमें जीवीए के थ्रू पता चलता है। सेक्टर वाइज हमें पता चलता है, रीजन वाइज हमें पता चलता है कि कैसा हमारी परफॉर्मेंस रही है, कैसा, अगर जैसे कोई सरकार कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लेकर आए तो वो स्टिमुलस काम किया है कि नहीं किया है, कोई इंसेंटिव मिलने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है, ये सब चीजें हमें जीवीए के थ्रू पता चलती है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी कैसी रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर की बेस्ड ऑन द ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं जीवीए का जो भी आता है डेटा, कि इन्वेस्टमेंट उन्हें कहां पर करनी है, कैसे उनके डिसीजन बेटर हो सकते हैं। तो दोनों के अलग फायदे हैं, पर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमें देखने को मिलते हैं। चलो अब देखो, अब हमने समझा कि दोनों के बीच में गैप हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया, क्यों होता हुआ नजर आया, जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, दोनों कैसे डिफरेंट है, ठीक है, ये हमने देखा। अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज हमें देखने को मिले पूरे साल। सबसे पहला तो है ग्रीन जीडीपी। अब ग्रीन जीडीपी क्या है ये यूपीएससी पूछ सकता है। पहले भी देखो यूपीएससी ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछता रहता है, स्पेशली जहां पर जैसे यहाँ पर ग्रीन वर्ड है तो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी का आपको कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ये यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। तो एज पर द रिसेंट आरबीआई पेपर, इंडिया की जो ग्रीन जीडीपी है वो बढ़ रही है, इट इज ग्रोइंग फास्टर अगर हम ट्रेडिशनल जीडीपी से देखें, एंड आफ्टर एन अपोजिट ट्रेंड फॉर पास्ट 3 डिकेड्स, कहीं ना कहीं हमने इस सिचुएशन को देखा है। तो पहले क्या था, हमें पास्ट 3 डिकेड से हमें सिचुएशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं दिखने को मिल रही थी, बट अभी क्या है, हमारी ग्रीन जीडीपी बढ़ रही है
ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रही है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जीडीपी। अब ये ग्रीन जीडीपी है क्या, किसने प्रपोज किया, यूएन ने प्रपोज किया था 1993 के अंदर। एंड इसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम बेसिकली देखो जीडीपी के साथ साथ हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ है, कितना इन्वायरमेंट को हानि हुई है, नेचुरल रिसोर्सेज का कितना डिप्लीशन हुआ है, एंड सेविंग ऑफ रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ा है, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंट्स को जब हम देखते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रीन जीडीपी। आप जीडीपी के साथ साथ आप इन एस्टिमेट्स को भी कंसिडर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन जीडीपी। अब इंडिया ने ग्रीन जीडीपी को मेजर करने के लिए क्या अटेम्प्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, एक न्यू ये लेकर आए हैं एक इनिशिएटिव दैट इज नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, या जिसको एनकेव्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एनकेव्स है ये प्रोजेक्ट है जिसको 2017 के अंदर बाय द यूएन एंड द यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं लेकर आया गया था, जिससे नॉलेज को इनहेंस किया जा सके एंड अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम अकाउंटिंग को हम कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकें कि हम इकोसिस्टम को भी कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द जीडीपी, व्हेन वी आर लुकिंग ओवर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये भी है, ये भी इसलिए लाया गया जिससे हम एक फ्रेमवर्क को लेकर आ सकें फॉर इन्वायरमेंटली एडजस्टेड नेशनल इनकम अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को कहा जाता है। एंड फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने मेजर किया है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को, वो कौन है, वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इस चीज को लेकर आई है। तो ये दो इनिशिएटिव है, इन दो इनिशिएटिव के थ्रू हमने कोशिश करी है कि हम ग्रीन जीडीपी को कहीं ना कहीं मेजर कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें। आप देखो रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक आई है कुजनेट कर्व से रिलेटेड या इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व से रिलेटेड। अब देखो ये नॉर्मल कुजनेट कर्व नहीं है, ये इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनिशियल फेज जब एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चल रहा होता है, जब अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं पर हो रहा होता है, उस समय पर हमें एक पॉजिटिव फेज देखने को मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव फेज किसके बीच में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज हमें पोल्यूशन लेवल के बीच, पोल्यूशन लेवल एंड बेसिकली पर कैपिटा इनकम के बीच में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम एंड लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें पॉजिटिव फेज में ये देखने को मिलता है that there is a positive relationship between the pollution level and the per capita income। बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बहुत एक पीक पर आ जाता है, हमें रिवर्स कहीं ना कहीं सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमी का भी इसमें है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर। ठीक है, कौन लेकर आता है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसको लेकर आती है। एंड जो 2021-2022 का एचडीआर रिपोर्ट है उसका क्या बेसिकली टाइटल था, अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये जो इनके टाइटल्स होते हैं ना, ये टाइटल पीछे मतलब पहले हम अगर हम देखें पीवाईक्यूज को देखें तो कई बारी पूछे जा चुके हैं। देखो इन टाइटल से भी हमें बहुत कुछ पता चल पाता है कि हाँ ये वाली जो रिपोर्ट आई है इस पर्टिकुलर ईयर की, यहाँ पर किस पर एम्फेसिस दिया गया है या क्या बातें सामने हमें आती हुई नजर आई। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये समझो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी है, उनकी ओवरऑल जो वेल बीइंग है, उनकी जो लाइफ है, उसको हम और भी ज्यादा अपलिफ्ट कर सकें, बेटर कर सकें। ये जो एचडीआर रिपोर्ट है 1990 में सबसे पहले आई थी। क्या बेसिकली ये मेजर करती है, अचीवमेंट को मेजर करती है 3 की डायमेंशंस के ऊपर या फिर अंदर। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, या जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अब देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें वो इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना, इट वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट। बट अभी क्या है, अभी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज मच बेटर। इट इज मतलब जैसे जैसे टाइम ठीक हुआ है, जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा बढ़ी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ती हुई नजर आई है, हमारे देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी ज्यादा बेटर हुई है।
दूसरा देखो एसेस टू नॉलेज, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना रहा है बच्चों का, ये भी हमें अगर हम आजादी के बाद से अभी कंपेयर करें हमारे देश के अंदर विद टाइम बढ़ा ही है। फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेना चाहिए जो कि जीएनआई पर कैपिटा के थ्रू कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता है। आप देखो सेट ऑफ इंडाइसेस जो कि एसडीआई रिपोर्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। इसके अंदर क्या है, बेसिकली एवरेज अचीवमेंट देखी जाती है एक कंट्री की विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, इनकम कैसी रही है रेजिडेंट्स की, ठीक है, ये सब देखा जाता है। एंड इनइक्वालिटी का क्या असर पड़ा है इन पर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को हर फैसिलिटी मिली है कुछ को नहीं मिली है, ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है। सेकंड देखो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एस्टिमेट एसडीआई वैल्यू फॉर वुमेन एंड मेन, ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर बेसिस पर देखा जाता है वुमेन के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है, किस बेसिस पर हुई है, मेन से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है। फिर देखो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, विद टाइम हमें क्या बढ़ता हुआ नजर आया है नहीं आया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये होता है। फिर लास्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यहां पर क्या है कि मल्टी डायमेंशनल बेसिस पर पॉवर्टी को देखा जा रहा है। अब देखो एक तो पॉवर्टी को आप इनकम बेसिस पर देख सकते हो, एक आप किसी इंसान की पॉवर्टी को या सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हो बाय वेरियस अदर थिंग्स आल्सो, जैसे कि उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, एजुकेशन कहीं ना कहीं उनको अवेलेबल है कि नहीं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो एक ये होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये सब कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि अंडर द एचडीआई रिपोर्ट ही कहीं ना कहीं सामने हमारे आते हैं। अब देखो ये वाली जो रिपोर्ट है अगर हम ओवरऑल इसमें समझने की कोशिश करें हमारी कंट्री ने कैसा यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो हमें ये देखने को मिला है कि इंडिया इज ब्रिंगिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन फास्टर देन द वर्ल्ड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जल्दी से भर रहा है एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड, ठीक है, अगर हम और सब कंट्रीज को देखते हैं विच इज अ गुड थिंग फॉर अस, बट अभी भी हमारी जो रैंक है इट इज नॉट वेरी वेल, ठीक है, हमारी जो रैंक है 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। एंड अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आसपास की कंट्री से तो देखो श्रीलंका 73, चाइना को देखो 79, बांग्लादेश 129, भूटान 127, है ना, तो ये हमारे देश से भी ज्यादा बेटर है। अगर हम इस रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, हमें अपने ऊपर और ध्यान देना चाहिए कि हमारी आसपास की कंट्रीज जो है वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब देखो डिक्लाइन अगर हम देखें ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2020 एंड 2021 हमें क्या देखने को मिला है, सिचुएशन अलग देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड 5 इयर्स की जो प्रोग्रेस है उसको कहीं ना कहीं हटाते हुए हमने ग्लोबली देखा है कि यहाँ सिचुएशन बिगड़ गई। अब देखो सिचुएशन क्यों बिगड़ी, अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिचुएशन इसलिए भी बिगड़ी है क्योंकि देखो हमने क्या क्या नहीं देखा, वी हैव सीन कोविड-19, फिर उसके बाद हमने ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मंदी हमें देखने को मिली, ग्लोबली भी सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, है ना, हमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। अब रीजन बिहाइंड द एचडीआई डिक्लाइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, फिर रशिया का इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर, रशिया यूक्रेन वॉर, है ना, उसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ी, क्लाइमेट क्राइसिस हमें देखने को मिला एंड इसी की वजह से हमें जो अभी जो इंडेक्स है वो हमें देखने को मिला है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिप हो गई है, कम हो गई है 2 इन 2021 फ्रॉम 2019 अगर हम देखें। डोमेस्टिकली अगर हम देखें इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू फेल इन 2021-2022 फ्रॉम 2020 एंड जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आती है। अब देखो ये हम इस कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश के अंदर ड्रॉप हुई। इसके अलावा अगर हम एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें 11.9 ईयर्स है, पर अगर हम यहीं पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें तो वो सिर्फ 6.7 ईयर्स है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अगर हम पीपीपी मेथड के बेसिस पर देखते हैं, परचेजिंग पावर के मेथड के बेसिस पर देखते हैं,
तो ये भी कम हुआ है बाय 5% ड्यूरिंग 2019 एंड 2021-2022। तो इन रीजंस की वजह से, क्योंकि हमें ओवरऑल देखने को मिला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हुई है, स्कूलिंग का भी हमें देखने को मिला है कि मीन ईयर्स कम है, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम पीपीपी मेथड में भी हमें देखने को मिला है कि नहीं, वो रिड्यूस हुई है। हेंस हमें ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें इतनी ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिली है। चलिए अब देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 एंड इसको बेसिकली बनाया गया था दो इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें प्रोग्राम्स को, एक फंड को, इनको मर्ज कर कर इसको बनाया गया था। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड, इन दोनों को मर्ज कर कर यूएनडीपी को फॉर्म किया गया था। यूएनडीपी का मेन काम क्या है? एंड करना पॉवर्टी को, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को आगे लेकर आना, रूल ऑफ लॉ को आगे लेकर आना, एंड क्या करना कि कहीं ना कहीं देखना कि कंट्रीज को हम कैसे और भी ज्यादा बेटर एंड इंक्लूसिव बना सकते हैं। एंड कंट्रीज ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इसके अंदर वर्क करती हैं। अदर की इंफॉर्मेशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस की लीडिंग एजेंसीज में कहीं ना कहीं हम इसको देख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करती है। एंड इट एडवोकेट्स फॉर चेंज, कनेक्ट करने की कोशिश करती है कंट्रीज को, जिससे वो और भी ज्यादा नॉलेजेबल बने, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, रिसोर्सेज को शेयर करें, एक दूसरे के जो लोग हैं उनको हेल्प करें। ये बेसिक इनका काम है। फोकस है इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है कि आप इस तरीके से डेवलप हो रहे हो दैट योर अपकमिंग फ्यूचर विल नॉट बियर द बर्डन, एंड कहीं ना कहीं उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, एंड वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी, एक बेटर लाइफ जी सके। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है, ये बेसिक इनके 3 एरियाज हैं, फोकस हैं, जिन पे ये काम करते हैं। एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी की फ्लैगशिप इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन है, मतलब यही इसको लेकर आती है। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है कौन लेकर आता है, बिल्कुल याद रखना यूएनडीपी इसको लेकर आती है। चलो अगला देखते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑथर्स हैं एफिलिएटेड विद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उन्होंने पब्लिश किए हैं 2 डिफरेंट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, 2 अलग हैं। ये वाला जो है, जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है स्लैंटिंग लाइन वाला, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेकर आया गया है। वेयर एज अगर हम नीचे डॉटेड वाला बात करते हैं तो वो किसके थ्रू लाया गया है? वो आईएमएफ के थ्रू लाया गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इंडिया के अंदर कैसा पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको इन्होंने बेसिकली बताया। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने बताया 2011 के अंदर थी, हमारे देश के अंदर 22.5 थी। अभी वो कितनी हो गई है 2019 की अगर हम बात करें, 8 साल बाद की बात करें, तो इट इज 10.2। वेयर एज वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है इंडिया के अंदर इफ फूड ट्रांसफर्स आर फैक्टर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर पहले 10.8 थी, अभी वो 1.3 है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट ऑल्सो, इसलिए भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी का मतलब अगर हम लिटरल सेंस में इजी भाषा में समझने की कोशिश करें तो उसको कहा जाता है गरीबी। तो पॉवर्टी इज यूजुअली मेजर्ड एज ईदर एब्सोल्यूट या रिलेटिव, या तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाता है या रिलेटिव टर्म में, कि आप कंपैरिजन में कहीं ना कहीं देख रहे हो। एंड पॉवर्टी थ्रेशहोल्ड के बेसिस पर देखा जाता है कि हाँ ये एक लेवल है, जैसे एक पर्टिकुलर इनकम बताई, अगर इस इनकम से आप कम कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के अंडर है, वेरएज अगर आप इससे ऊपर कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी की लाइन में नहीं आते, ठीक है। तो विद पीपल फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड, या जो लाइन जो बता दिया जाता है, उनको पॉवर्टी के अंदर माना जाता है, उनको पुअर माना जाता है, वेरएज जो ऊपर है उनको नहीं माना जाता। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर हम बात करें या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी की अगर हम बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू सिक्योर बेसिक लाइफ नेसेसिटी। अब देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी जब कंसिडर किया जाएगा जब एक पर्टिकुलर इंसान के पास बेसिक रिसोर्सेज को लेने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। बेसिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, है ना। अगर ये भी नहीं है आपके पास, आप सैनिटाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू आर अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी।
आप देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि पीपल अर्निंग लेस देन $1.9, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर देखते हैं अ डे, उनको कंसिडर किया जाता है एक्सट्रीमली पुअर। अब ये किसने क्राइटेरिया बताया? ये बताया वर्ल्ड बैंक ने। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक $1.9 परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर है कि हाँ, इससे अगर आप कम कमाते हैं आप एक्सट्रीमली पुअर हैं, एब्सोल्यूट पुअर हैं। वेर एज यहीं पर अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की समझने की कोशिश करें तो ये वर्स इनकम बताती है या फिर रिसोर्स स्टेटस बताती है एक पर्टिकुलर पर्सन की और अ हाउसहोल्ड देन व्हाट इज थॉट टू बी एडुकेट और सोशली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी इन विच दे लिव। अब देखो, अगर सपोज कर दिया जाए कि 2,000 रुपए कर दिया जाए, बट जो इंसान है वो कितना कमा रहा है? वो 1700 कुछ कमा रहा है या 1800 कुछ कमा रहा है। अब ये 2000 से तो कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बता दिया जाए। तो इसको कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। बट पॉवर्टी हैज मैनी फेसेस एंड विद टाइम ये चेंज होता रहता है। विद टाइम जैसे जैसे लोगों की सिचुएशन ठीक होती है, इनकम ठीक होती है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बेटर होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि हाँ, सिचुएशन बेटर हो रही है। आप देखो, पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोचेस की अगर हम बात करें, सबसे पहली अप्रोच होती है वेलबींग अप्रोच। वेलबींग अप्रोच को कौन लेकर आया? एरिक एलार्ड लेकर आए। 3 डायमेंशन इसमें देखे जाते हैं। सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर इंसान के पास मटेरियल्स हैं कि नहीं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये सोशली कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेड है कि नहीं, इस बेसिस पर देखा जाता है। एंड तीसरा ये कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एंड इमोशनल उनको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं बाय द सोसाइटी, बाय देयर पीपल। ठीक है, इस बेसिस पर वेलबींग अप्रोच के बेसिस पर पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। इसके अलावा कैपेबिलिटी अप्रोच वेरी फेमस अमर्त्य सेन लेकर आए एंड ये ऑल्टरनेटिव है इनकम का या फिर कंजम्पशन अप्रोच का। एंड OECD हैज डेवलप्ड मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज फ्रेमवर्क विद 5 कैपेबिलिटीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज देखी जाती है? इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कितनी है, ह्यूमन कैपेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, सोशियो कल्चरल कैपेबिलिटी, सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी है। और इन कैपेबिलिटीज के बेसिस पर देखा जाता है कि आप पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं या फिर आप इससे बाहर आते हैं। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी लेकर आई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग हाउस होल्ड लेवल पॉवर्टी बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पर 3 डायमेंशंस बेसिकली होली देखे जाते हैं। 10 इंडिकेटर्स हैं, पर अभी 3 ये जो डायमेंशंस हैं ये आपको याद रखना है। एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन के अंदर आपकी स्कूलिंग कितनी साल की रही है एंड ऑल्सो आपकी अटेंडेंस कितनी रही है। एक तो होता है देखो कितने साल आपने स्कूलिंग करी है, एक होता है आप कितने साल स्कूल गए हो। ठीक है, दोनों को यहाँ पर देखा जाता है। फिर हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा जल्दी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है वो जल्दी कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाता लाइफ को। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन सही से मिल पा रहा है कि नहीं मदर को, चाइल्ड को, इस बेसिस पर। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ओवरऑल आता है कि आपके पास बेसिक रिसोर्सेज है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल, एसेट्स। ठीक है, ये सब। अब इन 3 के बेसिस पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है एंड ये देखा जाता है कि कोई पॉवर्टी के अंडर है कि नहीं। अब देखो, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी जो कमिटीज हैं वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, अलग कमेटी, लकदावाला कमेटी। ठीक है, तो ये 4 कमिटीज हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखना कि हाँ ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले देखो, तेंदुलकर कमेटी 2009 के अंदर आई थी एंड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेसिकली इसने देखा एंड कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम एनएसएसओ। तो उस टाइम पर एनएसएसओ था, उनका जो डेटा आया उसके बेसिस पर इसने पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर बताया कि 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी इन 2011-2012। ठीक है, तो उस टाइम पर ये इस पर्टिकुलर कमेटी ने बताया। इसके बाद रंगराजन कमेटी आई 2014 के अंदर एंड बेस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये कहीं ना कहीं अपने डेटा को लेकर आए। इन्होंने बताया 29.5% टोटल पॉपुलेशन का बिलो पॉवर्टी लाइन रहा है 2011-2012 के अंदर।
इसके अलावा देखो नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट, इसको कौन ने डेवलप किया? नीति आयोग लेकर आई इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या ओफी जिसको कहते हैं। अब इट इज बेस्ड ऑन 12 पैरामीटर, 10 इंडिकेटर हैं एमपीआई वाले, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाले, एंड 2 न्यू इंडिकेटर्स यहाँ पे एड ऑन किए गए। 2 कौन से? एंटीनेटल केयर, बच्चे के पैदा होने से पहले का जो केयर है वो, एंड फिर बैंक अकाउंट अंडर हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं। अगर आपको आगे कोई फैसिलिटी भी मिल रही है, कोई बेनिफिट भी मिल रहा है, तो कम से कम बैंक अकाउंट तो होना चाहिए कि सरकार आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, हेल्प दे सके। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 25.01% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब यह है सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं, आप ओवरऑल भी एजुकेशन आप अगर देख ले हो, या फिर आप बेसिक रिसोर्सेज को देख रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख रहे हो, ठीक है, उस बेसिस पर कहीं ना कहीं आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो। और अदर जो कमिटीज हैं वो है अलग कमेटी, लकड़ा वाला कमेटी, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड आई? पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड आई। अदर इनइक्वालिटी मेजरमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022, ठीक है, ये जो है ये बाइनियल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू लेकर आई जाती है, एंड इसके अंदर भी पॉवर्टी ट्रेंड जो है उनको देखा जाता है, एंड इट हैज रेज द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन $1.90 टू 2.15 पर पर्सन पर डे, ठीक है, इतना इन्होंने इस रेस कर दिया इस पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन को, बेस्ड ऑन द 2017 परचेजिंग पावर पैरिटीज। ओके, अब देखो द पॉवर्टी लाइन इज ऑफ लिविंग ऑन लेस देन 6.85 पर पर्सन पर डे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। अब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सीआरआई इंडेक्स, इंडिया जो है इसने रैंक किया है 123। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है कि नहीं, कितना हमने इंप्रूवमेंट दिखाया है, ठीक है, बाय 6 प्लेसेस अगर हम देखें प्रीवियस ईयर रैंकिंग से, हम कहीं ना कहीं आगे हमने इंप्रूव किए। 2022 सीआरआई इंडेक्स जो है उसने क्या किया? गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखा, एक्शंस को देखा 161 कंट्रीज की, कि इनइक्वालिटी से फाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पर कैसे इनिशिएटिव सरकारें द्वारा ली गई हैं अलग अलग कंट्रीज की, जिससे सिचुएशन को वो बेटर कर सकें। एंड इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कहीं ना कहीं इसको लेकर आती है। चलो अगला देखते हैं, डेवलपमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये वर्ड यूज किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि कोशिश करना ऐसे स्टेप्स को लाने की कि फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो हर इंसान तक पहुंच सके, हर तबके तक पहुंच सके, एंड कहीं ना कहीं आप हर लेवल पर कोशिश कर रहे हो, चाहे आप विलेज लेवल पर भी कोशिश कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट बने, ज्यादा सर्विसेज का वो इस्तेमाल करें। अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें, सबसे पहला है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया, एंड क्या नाम है इसका पूरा? ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19। तो देखो इनके नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये किस बारे में आए हैं, या फिर किससे रिलेटेड इन्होंने डेटा को सामने रखा है, या फिर ये अपनी फाइंडिंग्स को लेकर आए। तो यहाँ पर इन्होंने 123 इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, एंड अकॉर्डिंग टू देम इंडिया अमंग 7 कंट्रीज है, होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट जिनको अभी भी असेस नहीं है फॉर्मल बैंकिंग का। तो हमें यहाँ पर और भी ज्यादा स्टेप्स को लेकर आना चाहिए जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकें, और भी ज्यादा कहीं ना कहीं छोटे से छोटे तबके तक कोशिश करें कि हाँ बैंकिंग की फैसिलिटी उनको मिल सके, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक पहुंच सके। चलो अगला देखते हैं, फिनक्लूवेशन। अब देखो ये वर्ड बहुत ज्यादा एक अलग सा वर्ड है ना, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनक्लूवेशन। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीबीबी जिसको कहते हैं। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट विद द फिनटेक स्टार्टअप, ठीक है, तो फिनटेक स्टार्टअप के साथ जो आईपीबी है उसने बेसिकली इन कोलैबोरेशन इसको लेकर आए हैं, एंड इट इज बेसिकली टू को क्रिएट या फिर इनोवेट सोल्यूशन जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को सामने रख सकें, फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज्यादा बढ़ा सकें,
हमारे गांव जो है, छोटे छोटे जो तबके हैं, वहां तक हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए बेसिकली ये काम कर रहा है। ये एक क्या है, परमानेंट प्लेटफॉर्म होने वाला है इस पर्टिकुलर बैंक का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। एंड इन्हीं के ऊपर ये काम करेगा कि कैसे हम फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, फाइनेंशियल सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब देखो, अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये जो है ये 2018 के अंदर आया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको क्या याद रखना है, आपको खास बात ये याद रखनी है कि 100% इक्विटी इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है, 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये वर्क करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर आईपीपीबी। जॉइंट इनिशिएटिव ये लेकर आए हैं विद फिनटेक स्टार्टअप, जिसको हम कहते हैं फिनक्लूवेशन, जिससे इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आ सके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। चलो अगला देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या फिर फाई इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, इसको आरबीआई लेकर आई। एंड इसलिए लेकर आई जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री कैसा रहा है ना, डिटेल्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर, इन सबको हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। अब ये क्या करता है, 3 पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं कंप्राइज करता है, 97 इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पर ये डेटा को सामने लेकर आता है। अब ये 3 पैरामीटर्स क्या है, असेस, यूजेज एंड क्वालिटी कैसी रही है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, इसको ये देखता है। इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है जिसके बेसिस पर कंपेयर कर कर डेटा को लेकर आया जाएगा। क्यूमुलेटिव एफर्ट्स को ये लेकर बताता है सामने कि कैसे लोगों ने काम किया है, कैसे सरकार ने काम किया है, जिसके बेसिस पर हमें ये आउटपुट विद टाइम देखने को मिला है। इसको ये पर्टिकुलर इंडेक्स सामने रखता है। इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 इम्प्रूव हुआ है 56.4 फ्रॉम 53.9 अगर हम कंपेयर करते हैं विद ग्रोथ सीन अक्रॉस ऑल द सब इंडाइसेस। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आई है, पर अभी भी हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड और भी स्टेप्स लेने की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जनता है उसको ज्यादा जागरूक बनाए, फास्ट बनाए, है ना, तो हमारे लिए ही बेटर होगा। चलो अगला देखते हैं, की कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। सबसे पहला है ग्लास क्लिफ। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लास क्लिफ प्रीलिम से रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट रेफर टू अ सिचुएशन जिसके अंदर वुमेन को प्रमोट कर दिया जाता है हायर पोजीशन पर, स्पेशली जब कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ रही होती है। तो कोई कंपनी डूब रही है, कोई भी सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आती है, क्या करते हैं, वुमेन को हायर पोजीशन पर रख देते हैं, जिससे क्या हो कि उनके ऊपर सारा ब्लेम आ जाए। चांस ऑफ फेलियर अगर ज्यादातर हो रहा है तो क्या हो, उनके ऊपर सारा इल्जाम आ जाए। स्पेशली ड्यूरिंग द रिसेशन ये काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है। अब प्रमोटिंग वुमेन टू लीडरशिप पोजीशन एंड जिससे उनको ब्लेम कर दिया जा सके, ठीक है, ये यहाँ पर किया जाता है, इसको कहा जाता है ग्लास क्लिफ। ये जो फिनोमिना है ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को सामने रखता है कि जो वुमेन है वो आइडियल नहीं है लीडरशिप रोल के लिए। अब देखो अभी भी हमारे देश के अंदर ये कंसेप्ट है कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स या फिर वुमेन कैन नॉट लीड द कंपनीज। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं अलग अलग, इनकी वजह से हमें ये भी एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है ग्लास क्लिफ, जहां पर अगर रिसेशन हो रहा है, कोई कंपनी डूब रही है, क्या करो, वुमेन को हायर पोजीशन दे दो जिससे सारा इल्जाम उनके ऊपर लग जाए। दिस टर्म हैज अप्लाइज टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज ग्रुप जो हैं, ठीक है, उनको भी ये सिचुएशन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड ये जो है ये प्रॉब्लम है जो कि सामने उभर कर आई है, स्पेशली हमें कोविड-19 के टाइम पर, क्योंकि कंपनीज नीचे जाती हुई नजर आ रही थी, हमें सिचुएशन बहुतों की खराब होती हुई नजर आई, वहां पर हमें ये फिनोमिना बढ़ता हुआ नजर आया। चलो अगला देखते हैं, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन एक टर्म है जो कि इस्तेमाल किया जाता है अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए डिक्लाइन हो रहा है आउटपुट में। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर डिक्लाइन हो रहा है एंड हमें ओवरऑल सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको हम रिसेशन कहते हैं। पर यहां पर ये जो टेक्निकल रिसेशन है ये इतना ब्रॉड नहीं है जितना हम रिसेशन के टर्म को देखते हैं। ओके, ये क्या बताता है, बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है रियल जीडीपी के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री की, इंडिया की, एंड इट इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय वन ऑफ इवेंट, या फिर ऐसा कोई इवेंट आ जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एकदम से आ गया, ठीक है, अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, ऊपर से फिर पैंडेमिक आया, उसके साथ साथ लॉकडाउन भी आ गया।
तो हमें उस टाइम पर ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलता है, टेक्निकल रिसेशन हमें आता हुआ नजर आया। अब ये जो रिसेशन वर्ड है ये तो काफी ब्रॉड है, टेक्निकल रिसेशन फिर भी हमें इतना वो नहीं देखने को मिलता, ठीक है। एंड इट कवर्स सेवरल इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे रिसेशन आया हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके साथ साथ हमें हाउस होल्ड पर असर होता हुआ नजर आएगा, कॉर्पोरेट की जो इनकम है उसके ऊपर भी हमें डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अगला देखो डूम लूप। अब ये जो डूम लूप है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट यूरोप जो है वो डूम लूप की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये एक सर्कल होता है वल्नरेबिलिटी का, मतलब यू आर वेरी वल्नरेबल एज अ कंट्री, जहां पर एक कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है वो सीवियरली हर्ट हो जाती है बाय द वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ द सोवरेन बॉन्ड। तो अगर सोवरेन बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ घट रहे हैं तो डायरेक्टली जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दे होल्ड फॉर रिजर्व रिजल्टिंग इन अ कॉन्ट्रैक्शन इन अ लेंडिंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो ओवरऑल जो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इंपैक्ट होती है सोवरेन बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ने घटने की वजह से। इसको कहा जाता है डूम लूप। ये एक फिनोमिना है जहां पर एक शॉक देखने को मिलता है, वेयर बाय अ शॉक to one part of its economic system is amplified by its effect on the other। एक साइड पर हमें शॉक देखने को मिल रहा है, एक साइड पर अगर हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, नेगेटिव साइड पर जा रही है सिचुएशन, तो कैस्केडिंग इफेक्ट के बेसिस पर हमें बैंकिंग सेक्टर में भी, बैंकिंग सिस्टम में भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो इसको कहा जाता है डूम लूप, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक स्पाइरल फॉर्म में आपको गड्ढे में घुसाता चला जाता है। तो यूरोप इस समय इज मूविंग टुवर्ड्स द डूम लूप, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला देखो क्रिएटिव इकोनॉमी। एज पर द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीडी, ये क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी, ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्रिएटिविटी लोगों की बढ़ रही है, कल्चर, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनका हमें कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। एंड वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट, सिंबल। अब देखो हमें देखने को मिल रहा है कि अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है, एंड हमें टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ ये चीज देखने को मिल रही है कि ज्यादा क्रिएटिविटी लोगों की बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी सबका कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। यूएन हैव मार्क 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो गिग इकोनॉमी आई, गिग इकोनॉमी के अगर हम वर्क को देखें तो कैसे इंटरनेट के बेसिस पर कितने लोगों ने काम किया है कोविड-19 में स्पेशली। क्रिएटिव इकोनॉमी हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो आर्ट डिजाइन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, एंड इट हैव आल्सो अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 121 बिलियन इन 2019 इन इंडिया। तो अब ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ रही है, ठीक है, इस फील्ड में हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नजर आए। अराउंड 121 बिलियन डॉलर 2019 के अंदर हमने एक्सपोर्ट देखा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अगला देखो ट्विन सिटी डेवलपमेंट, या जिसको हम टीसीडी कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको रखा, and TCD involved transforming existing cities and developing new genre of satellite theme township which are safe, efficient and clean। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी अगर अच्छी वर्क कर रही है, एक पर्टिकुलर आसपास में एक सिटी अच्छी वर्क कर रही है, तो उसके आसपास जो सिटीज होती हैं वो भी जो अच्छी तरीके से काम करें, ठीक है, उसके लिए बेसिकली इसको लेकर आया गया है कि वो भी और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं काम करें। इसको कहा जाता है ट्विन सिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अंडर दिस सिटीज जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं इकोनॉमिक बेसिस पर भी, फंक्शनल बेसिस पर भी, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर देखें तो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है ना। तो इसको कहा जाता है ट्विन सिटी डेवलपमेंट। एक सिटी के साथ साथ दूसरी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा बेहतर हो रही है। अगला देखो अर्बन 20 U20। अर्बन 20 प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म को G20 कंट्रीज के लिए टू डिस्कस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशू, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। अभी क्या हो रहा है, हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंड वी ऑल क्रेव कि हर कंट्री क्रेव करती है कि नहीं अर्बन बेसिस पर हमारी डेवलपमेंट हो, पर क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सोशल इंक्लूजन की यहाँ पर बात करी जा रही है, एंड ये जो है अर्बन 20 यहाँ पर बेसिकली प्रपोज किया जाएगा कलेक्टिव सोल्यूशन को, जो कि इन कंट्रीज के द्वारा लिया जाए, जिससे ओवरऑल हमें डेवलपमेंट होती हुई नजर आए। ये क्या करती है, फैसिलिटेट करवाती है प्रोडक्टिव डायलॉग को,
नेशनल चाहे लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, जिससे हम और भी ज्यादा बेहतर वे में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके एंड और भी ज्यादा बेहतर वे में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की जो कंट्री है उसको डेवलप करवा सके। ऑल्सो देखो G20 की प्रेसिडेंसी हमने ली है, इसलिए भी हमारे लिए थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखो ट्विन ट्रांजिशन। ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच जो है वो रिकॉग्नाइज करती है दैट देयर इज अ ह्यूज एंड लार्जली अनट्रैप्ड अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेटा टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी गोल। ठीक है, कि अभी भी क्या है, अगर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड ट्विन ट्रांजिशन अराइजेज इन बैकड्रॉप ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अभी क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी आपने देखा कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है ना। तो हमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बट अभी क्या है, अभी हमें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि हाँ ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। rather than treating digital and sustainability in isolation, कि हम दोनों को अलग अलग समझे कि नहीं, डिजिटल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग है, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, इन दोनों को ट्विन बेसिस पर ट्रांजिशन इनका लाना चाहिए, इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें डुअल बेनिफिट देखने को मिलेंगे एंड हमें देखने को मिलेगा कि हम डेवलपमेंट तो लेकर आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो फ्यूचर है वो ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा और भी ज्यादा कहीं ना कहीं सेफ हो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहें ज्यादा, वो भी डिजिटली एडवांस हो सके, हमने जो चीज क्रिएट करी है उसका फायदा उठा सके। ठीक है, इसको हमें साथ में लेकर चलना होगा, इसको कहा जाता है ट्विन ट्रांजिशन। अगला देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये रिलीज किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एंड इसके अंदर प्राइसेस ऑफ मोर देन 200 गुड्स एंड सर्विसेज को देखा गया 172 सिटीज के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड इसको लेकर आया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को। न्यूयॉर्क यूएसए ने टॉप किया है, उसके बाद आता है सिंगापुर, ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में कहीं ना कहीं आता है इन द वर्ल्ड। EIU की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एंड सिस्टर कंपनी है इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर का एंड 1946 के अंदर इसको लेकर आया गया था। चलो अगला देखते हैं, डेवलप्ड कंट्री थ्रू पंच प्राण। अब देखो हमारी जो ये वाला जो इंडिपेंडेंस डे था 2022 का, वहां पर हमने देखा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पंच प्राण को सामने रखा था। अब अगर हम पंच प्राण को सामने रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, हम जल्दी डेवलप हो पाएंगे इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब देखो ये पंच प्राण में क्या है, पहला प्लान है कि हमें क्या करना है, हमारे देश को डेवलप्ड बनाना है। दूसरा प्लान है कि हमें ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना है, इसलिए भी क्या किया गया, कर्तव्य पथ नाम रखा गया कि जितने भी कॉलोनियल नाम है उनको हटा दो, हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट को हटा देंगे। थर्ड प्लान है, हमें हमारे रूट्स के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। अब देखो अभी क्या है, अभी वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट देखो अडॉप्शन अच्छी चीज है, वेस्टर्नाइज होना अच्छी चीज है, बट आप अपने रूट्स को भूल जाओ, ये चीज गलत है। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारे देश के अंदर एकदम से ब्रेड का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पीपल हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग ब्रेड अ लॉट, पर देखो ब्रेड ज्यादातर उन कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है जहां पर शायद इतना ज्यादा गेहूं की खेती नहीं होती, या फिर वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है एग्रीकल्चरली, पर हमारे देश के अंदर तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं रोटी का ऑल्टरनेटिव लोग ब्रेड को लेकर आ गए हैं, विच इज नॉट गुड अगर हम हेल्थ बेसिस पर देखें। तो ऐसा नहीं है, आपको प्राउड फील होना चाहिए अपने रूट्स के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, एंड इफ यू आर अडॉप्टिंग समथिंग, अगर आप बाहर देशों की चीज भी अडॉप्ट कर रहे हो, फर्स्ट थिंक एंड देन अडॉप्ट। उसके बाद देखो फोर्थ प्राण क्या है, वो है यूनिटी बढ़ाना, एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाना, फ्रेटर्निटी के साथ रहना। एंड फिफ्थ प्राण है कि सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए अमंग द सिटीजन, वी शुड नो कि देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे घर के प्रति हमारी क्या ड्यूटी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे पर इस चीज को सामने लेकर आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। एंड यूनाइटेड नेशन ने क्लासिफाई किया कंट्री को in the three bases, developed economies, economies in transition and developing economy। whereas अगर हम हमारे देश की बात करें तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम economies in transition में आते हैं, जो कि ट्रांजिशन के फेज पर है। लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं हम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा।
इंडिया की अगर हम करंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर को देखें तो 0.64 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एंड ऑन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। बट देखो, ओवरऑल माना कि बहुत बेसिस पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर वी हैव टू परफॉर्म मच बेटर वे। क्योंकि देखो, अगर लोगों का, इंसान का डेवलपमेंट ओवरऑल बेटर हो रहा है, तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनेगा, इकोनॉमिकली और भी ज्यादा इन्वॉल्व बनेगा। एंड जितना ज्यादा इकोनॉमिकली इन्वॉल्व बनेगा, उतना ज्यादा हमारी कंट्री ग्रो करेगी, उतना ज्यादा वो इंसान कमा पाएगा, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें। अगला देखो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड या FIF। ये जो है, ये एक नया फंड है फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कि अगर अब कोई भी पैंडेमिक आ जाता है, जैसे कोविड-19 आ गया, वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, नो कंट्री वाज प्रिपेयर्ड फॉर, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं एकदम से गड्ढे में चले गई, एकदम से बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेना पड़ा। अभी क्या है, पहले से जिससे हम प्रिपेयर रहे, एक फंड बना दिया गया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड, जो कि प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनली इसको फॉर्म किया गया है विद फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट दी है कि हम इतना इसके अंदर इंक्लूड करेंगे या फिर इसका इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। इट इज होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड टेक्निकल सपोर्ट इसमें WHO का बेसिकली मिल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे, जिससे स्ट्रेंथन कर सकें PPR कैपेबिलिटीज को, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को, स्पेशली कौन सी कंट्रीज की, जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। अब देखो, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो तो चलो फिर भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया से स्टेप ले सकती हैं। बट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को स्टेप भी लेने हैं, ऊपर से पैसे का भी सोचना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एड्रेस करता है क्रिटिकल गैप को एट नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। ठीक है, ये इनका काम है एंड ये हेल्प करेगा जिससे हम स्ट्रेंथन कर सकें इन कैपेसिटी को। एंड जूनोटिक डिजीज की जो हम बात करते हैं, जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है, जो कि एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में फैलती हैं। ठीक है, तो उसका भी सर्विलेंस रख सकें लेबोरेटरीज में, उससे रिलेटेड हम कहीं ना कहीं जानकारी को लेकर आ सकें, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटी को हम डेवलप कर सकें, जिससे अगर एकदम से कोई आपदा आ जाती है, हमारे पास वर्कफोर्स होनी चाहिए। कोविड-19 में क्या हुआ, हमें वर्कफोर्स कम देखने को मिली, दो डॉक्टर्स केम इन फ्रंट, डॉक्टर्स ने हमें कहीं ना कहीं सेव किया, बट ये गैप हमें पता चला कि नहीं, वर्कफोर्स की कमी है हमारे देश के अंदर, जिससे रिलेटेड हमें काम करने की जरूरत है। चलिए अगला देखते हैं, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अब करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, ये क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारे देश का कितना रहा है, एंड ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री कितनी रही है। ठीक है, इस बेसिस पर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हैं। अब देखो, हमारे देश की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट समझने से पहले आपको समझना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट को हम देखते हैं, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो है, इसके भी दो हैं हेड्स, पहला है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल। विजिबल में आता है कि हमारा देश कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बेसिकली हम देखते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड एक्सेट्रा, है ना। अभी सरकार स्टेप भी ले रहा है कि जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है उसको हम कम कर सके, है ना। तो इनको कहा जाता है विजिबल साइड। इनविजिबल साइड में तीन चीजें आती हैं, जिसको हम कहते हैं सिट। ठीक है, SIT से आप इसको याद कर सकते हैं। सर्विसेज, इनकम में आता है प्रोफाइल, इंटरेस्ट, डिविडेंड जितना भी आ रहा है वो, एंड फिर आता है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर क्या होता है, जितना पैसा बाहर से कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर आ रहा है, जैसे कि रेमिटेंसेस, जैसे कि डोनेशंस, जैसे कि गिफ्ट्स। ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रांसफर्स। अब देखो, हमारे देश की अगर हम बात करें तो इंडिया रिसीव करता है रेमिटेंस को काफी ज्यादा, एंड अभी 2022 का ही ये करंट अफेयर है कि जो USA है, उसने कहीं ना कहीं UAE को बीट कर दिया है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें USA से आते हुए हमारे देश के अंदर नजर आते हैं। अब इसके अलावा क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है, सबसे पहले तो वहां पर इन्वेस्टमेंट, FDI के थ्रू, FII के थ्रू जो पैसा आ रहा है, ठीक है वो। फिर लोन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग, ये सब। बैंक अकाउंट, फिर NRI के थ्रू जो पैसा आ रहा है, ठीक है वो सब। तो ये यहाँ पर आता है, दो साइड होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो, यहाँ पर कुछ की फैक्ट इंडिया के बारे में बताए हुए हैं। अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें, हमें देखने को मिल रहा है मर्चेंटाइज गुड्स से रिलेटेड
एंड ये मेन रीजन है कि हमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट साइड हमें बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने हैं नहीं, इंपोर्ट्स हमारे हद से ज्यादा है। एंड यहाँ पर हमारा मर्केंडाइज जो गुड्स हैं, ठीक है, उनका काफी ज्यादा है। फिर इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस इन सर्विसेज। ये यहाँ पे थोड़ी सी राहत की बात है कि यहाँ सर्विस से रिलेटेड हमें क्या देखने को मिलता है कि हम सरप्लस में हैं, हम थोड़े आगे हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा पैसा आता है बाहर से, जो एनआरआई वगैरह है, बाहर की जो फैमिलीज है इंडिया पैसा भेज रही है ना, काफी पैसा आता है। एंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स few isolated quarter of current account surplus are also recorded। तो कुछ सिचुएशन हमें बेटर देखने को मिलती है, पर ट्रेड डेफिसिट हमें मेजरली मर्केंडाइज गुड्स की वजह से देखने को मिल रहा है। आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का अगर हम इम्पैक्ट, कॉज, एफर्ट, रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें, सबसे पहले तो समझो रीजन क्या है। सबसे पहले तो रीजन ये है, डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़ गई है एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ गई है, इसलिए वजह से इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। ये एक रीजन हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। इसके अलावा हमारे देश के अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा कंज्यूम होने लग गई है, तो क्या है कि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेस है नहीं, हम बाहर के देशों से मंगवा रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। फिर ग्लोबल कम्युनिटी प्राइसेस बढ़ रहा है। ग्लोबली अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारे देश के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। वाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हम ये नहीं कह सकते कि हम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अगर यूएस की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। तो राइज अगर हमें ग्लोबली देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, we will also see a difference in our country। इसके अलावा अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स जो हमारे हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया। थ्रेट क्या है सीएडी की वजह से? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश से बाहर निकल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, वो सोचेंगे कि यहाँ तो सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर क्यों ही हम अपना पैसा लगाएं, तो वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे पैसा। इसके अलावा फ्लक्चुएशन जो एक्सचेंज रेट के अंदर हो रही है, ये भी क्यों कोई सहे, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। फिर इन्फ्लेशनरी कंसर्न, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो ये एक थ्रेट है। फिर पेमेंट इम्बैलेंसेस लोडिंग टू द बीओपी क्राइसिस, अगर बीओपी क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, तो ये कुछ थ्रेट है जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है। ये सिचुएशन हमें फर्दर देखने को मिलती है। एक्शन क्या करने होंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना करें, और कोई चीज अगर हम हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत हम सामने लेकर आए, ठीक है, हमारे देश के अंदर हम कोई चीज अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको देश के अंदर ही कहीं ना कहीं कंज्यूम कर सकते हैं, वाई टू गो फॉर इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को हटाना, फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करना, ऐसी ऐसी इनिशिएटिव लेकर आना कि इन्वेस्टर्स को लगे कि नहीं, देश के अंदर अगर इंडिया के अंदर पैसा लगाएंगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पैसा लगाएंगे तो ये पैसा हमारा डूबेगा नहीं, तो ये करना। फिर फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ के ऊपर जाना, है ना, कि फिस्कल कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिकली हमें हमारा देश साउंड होता हुआ नजर आएगा। चलो अगला देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट फाइनेंसेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेज किया है इस चीज को कि जो डेप्ट बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें फिस्कल सिचुएशन बहुत सारी स्टेट्स की बगड़ती हुई नजर आ रही है। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है फ्रीबीज। अब देखो पूरे साल फ्रीबीज के ऊपर डिस्कशन रहा है, मुफ्त की चीज के ऊपर डिस्कशन रहा है कि जो सरकार क्या करती है, मुफ्त में चीजें बांटने लग जाती हैं, लोगों के लोन माफ कर दिए। अब ये तो इसलिए करती है कि वो लोगों को एल्योर कर सके। बहुत बारी देखो इंटेंशन सही भी होते हैं, ज्यादातर पर हमें इंटेंशन ऐसे देखने को मिलते हैं कि टेम्पररी होते हैं, कि बस लोगों का हमें सपोर्ट मिल जाए। तो फ्रीबीज की वजह से क्या हुआ है, फिस्कल सिचुएशन बहुत सारी स्टेट्स की बिगड़ गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री का डेप्ट बर्डन हमें बढ़ता हुआ नजर आया। अब देखो ये पर्टिकुलर अगर आपको करंट अफेयर समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्सेस क्या है स्टेट के। अगर हम बात करते हैं स्टेट के पास कहां से रेवेन्यू आता है, कहां से पैसा आता है, तो देखो कुछ होते हैं टैक्स रेवेन्यू। स्टेट अपने खुद के भी बहुत सारे टैक्स लगाती है, जैसे इनकम के ऊपर टैक्स, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स, कॉमोडिटी एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स, इससे पैसा आता है। फिर इसके अलावा टैक्स डिवोल्यूशन जो कि सेंटर के द्वारा किया जाता है कि नहीं इतना तो स्टेट के पास टैक्स का पैसा जाएगा, इतना शेयर जाएगा, उसके थ्रू भी सरकार को पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से जो भी डिविडेंड एंड प्रॉफिट आ रहा है एंड फी जो आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, वो इनके पास आती है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट जो ग्रांट के थ्रू पैसा देती है वेरियस स्टेट को, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ ग्रांट, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, है ना, इनके थ्रू एक पर्टिकुलर स्टेट के पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। अब स्टेट फाइनेंसेस के अंदर हम ये चीजें देख सकते हैं,
बहुत सारा टैक्स जो है वो डिवोल्यूशन किया जाता है सेंटर के द्वारा, जैसे कि हमने देखा, इसके थ्रू पैसा आता है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट अंडर आर्टिकल 275 टू मीट द गैप इन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट पोस्ट डिवोल्यूशन। तो बेसिकली डिवोल्यूशन के बाद रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 275 के अंदर इस के बारे में बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट कितना डिवॉल्व करती है, ठीक है, कितना पैसा कहीं ना कहीं सामने देती है स्टेट्स को। वेयर अगर हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट करें, बहुत सारे ग्रांट ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्क्रिशनरी बेसिस पर वेरियस स्टेट्स को दिए जाते हैं, आर्टिकल 282 के अंदर इनको बताया हुआ है। फिर नेट डिविजिबल पूल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, आर्टिकल 280 के अंदर इसको बताया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं जिससे स्टेट के फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले तो बोरोइंग लिमिट को कम कर दिया है फॉर स्टेट्स। पहले कितना था, 5% था ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब उसको सिर्फ 3.5% कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। इससे क्या होगा, कमी वो कहीं ना कहीं पैसा बोरो कर पाएंगे, तो देखो इतना ज्यादा डेब्ट बर्डन बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ बजट बोरोइंग का, ऑफ बजट बोरोइंग का क्या मतलब है कि आप बोरो तो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं पैसा तो ले रहे हो, पर आप इसको क्या कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे अपने बजट के अंदर। खर्चा जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी आप कहीं ना कहीं पैसा ले रहे हो, आप उसको बजट में नहीं दिखा रहे हो, तो इनको भी इंक्लूड करो जिससे पता रहे कि हाँ स्टेट की एक कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा वेज एंड मीन्स एडवांसेस को कम कर देना, लो कर देना, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए किसने किया है, आरबीआई ने किया है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, इनको हम आगे अभी देख लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डेज जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए उसको रिवर्ट कर दिया गया है 36 डेज से इन अ क्वार्टर फ्रॉम 50 डेज बाय आरबीआई। एंड स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे स्टेट जो है वो क्या करें, वो पैसा लगाए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना ज्यादा रिसोर्स जनरेशन होगा, उतना ज्यादा हमें ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या है कि 1 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन कहीं ना कहीं दिया जाएगा 50 इयर्स के लिए, ये चीज को लेकर आया गया। रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस टू द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर अलाउ किया जाता है एडिशनल बोरोइंग मिल सके 1% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिससे वो क्या कर सके, क्रिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर आ सके। एंड इम्प्लीमेंटेशन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म के लिए, अर्बन लोकल बॉडी में वो पैसा लगा रहे हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए इनको 1% एक्स्ट्रा का टू देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, जिससे इस पैसे को वो फर्दर इंक्लूड कर सके। अब देखो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पुअर स्टेट फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सरकार की। फिर इंक्रीज्ड इंडेप्टमेंट जो है, ठीक है, जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं डेप्ट ही बढ़ रहा है, उनके ऊपर बोरोइंग ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से स्टेट का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, खर्चा भी कम हो जाता है। अब स्टेट अगर खर्चा नहीं कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवरऑल हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नहीं नजर आएगी, ओवरऑल हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कम होती हुई नजर आती है, जॉब क्रिएशन अच्छे से नहीं होता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि खर्चे का पैटर्न लोगों का बिगड़ जाता है। ऑल्सो डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है बिटवीन स्टेट एंड रिस्क ऑफ स्पिलिंग फिजिकल स्ट्रेस टू द सेंटर, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन भी हमें बिगड़ते हुए नजर आते हैं। एंड ये नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि हमें एक स्टेट की अगर बोरोइंग बढ़ रही है तो हमें वहां पर देखने को मिलता है। अब देखो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, 1997 के अंदर इसको लेकर आया गया था। आरबीआई के द्वारा ये वो एडवांसेस हैं, वो पैसा दिया जा रहा है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सेंटर एंड स्टेट को, जिससे वो अपने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है उसमें जो मिसमैच आ रहा है, ठीक है, जितना उन्होंने खर्चा किया है, जितना उनके पास पैसा आ रहा है, इसके बीच में जो गैप है, इसको कहीं ना कहीं वो टेम्पररी बेसिस पर इन एडवांसेस के थ्रू इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये जो है ये रीपेबल है कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग दैट एडवांस। एंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एट एग्जिस्टिंग रेपो रेट एट विच जो आरबीआई जो है वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म मनी देती है बैंक्स को। तो आरबीआई के बेसिस रेपो रेट के बेसिस पर बेसिकली इसको देखा जाता है। डब्ल्यूएमए की अगर हम बात करें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट जो है, ठीक है, उसका पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर विद इन अ ईयर कहीं ना कहीं पैसे को वापस दिया जा रहा है, इसलिए ये एफआरबीएम के अंदर नहीं आता है। 2 काइंड ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, एक होता है स्पेशल,
स्पेशल के अंदर ये है कि कोलैटरल दिया जाता है एंड बेसिकली कोलैटरल के बेसिस पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पर स्टेट को पर्टिकुलरली ये जो पैसा है वो मिलता है। पर अगर ये जो लिमिट है ये बढ़ जाती है तो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस भी दिया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें इसका क्या है, इसका है 1% पॉइंट लेस देन द रेपो रेट। तो 1% पॉइंट थोड़ा सा कम देन द रेपो रेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली है। ठीक है, अगर हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं, अब देखो देयर इज अ स्टेट वाइज लिमिट फॉर द फंड दैट कैन बी अवेल्ड बाय WMA। ठीक है, तो स्टेट वाइज लिमिट भी बताई गई है कि फंड से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर बताया गया है एंड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड RBI। म्यूचुअली कहीं ना कहीं इसको डिसाइड करते हैं कि कितना स्टेट कितना पैसा कहीं ना कहीं इसके थ्रू ले सकती है। चलो अगला देखते हैं, स्टेट्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट या FRBM, जिसको हमने अभी अभी देखा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया स्टेट्स को कि बोरोइंग बाय द स्टेट ओन्ड कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड एजेंसीज जो है ये सब कुछ अब FRBM लिमिट के अंदर आएगी। आप देखो इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हम लेकर आ सकें, देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे एंड अगर पैसे से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं पता होना चाहिए एंड उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इट सेटअप टारगेट की गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हम कम कर सकें, रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम कर सकें, ऑल्सो जितना बोरो कर रहे हैं डेब्ट टू GDP रेशियो है उसको भी हम कम कर सकें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है फिस्कल स्टेबिलिटी को लेकर आना एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर आना। all states in our country basically have enacted the FRBM Act एंड यहाँ पर देखो प्रीलिम्स के अंदर आया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, ये सब की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं बाय द FRBM एक्ट। एंड FRBM टारगेट सेटअप बाय द FRBM रिव्यू कमेटी अंडर NK सिंह क्या है, फिस्कल डेफिसिट है 2.5% ऑफ GDP, कितना बाय मार्च 31, 2023। रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं 0.8% ऑफ GDP बाय मार्च 31, 2023। डेब्ट टू GDP रेशियो 60%, 40% किसके लिए, सेंटर के लिए, 20% स्टेट के लिए। तो ये टारगेट है FRBM का जो कि जो रिव्यू कमेटी है अंडर NK सिंह उसको लेकर है। As this borrowing has an impact on revenue deficit and fiscal deficit के ऊपर भी डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट होता है, इसीलिए विद द कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज को सामने लेकर आया गया। एंड रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, अकर्स व्हेन एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द बजटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें जब देखने को मिलता है कि जब एक्चुअल अमाउंट जितना आ रहा है, जितना रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं साथ में कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है विद द बजटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू में एक तरीके से डेफिसिट देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। आर्टिकल 293 क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है कि स्टेट में नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन। ठीक है, कि स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं लोन को रेज नहीं कर सकती, लोन को ले नहीं सकती इफ देयर इज स्टिल एन आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लोन। एंड ऑल स्टेट ने इनेक्ट किया है FRBM एक्ट को एज पर द 12th फाइनेंस कमीशन एंड उनकी रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग ही वो चल रही है। नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग की अगर हम बात करें ऑफ ईच स्टेट, कौन फिक्स करता है, यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है इन द बिगिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एंड ये जो है नेट बोरोइंग सीलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए डिटरमाइन करी गई है 3.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। आप देखो RBI ने रिलीज किया है सबसे पहली बार फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस म्युनिसिपल फाइनेंसेस का, या कितना पैसा लग जाता है अगर हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन को लेकर आए हैं। एंड ये इंफॉर्मेशन को, डेटा को ये लेकर आए हैं आफ्टर कवरिंग 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स। अब देखो अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 कौन सा शेड्यूल, 12th शेड्यूल इंस्टीट्यूशनलाइज करता है अर्बन लोकल बॉडीज को।
अब नीचे आप बताना, ये तो 74th है, 73rd किससे रिलेट करता है, ठीक है, 73rd बताना आप किससे रिलेट करता है, एंड बेसिकली 11th शेड्यूल के बारे में आप बताना। ओके चलो, एंड ये किससे रिलेट करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज करता है अर्बन लोकल बॉडीज को एज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिससे प्रमोट किया जा सके ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को। एंड हाउएवर इट डजंट प्रोवाइड फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग म्युनिसिपल फाइनेंस लिस्ट, तो ऐसी कोई म्युनिसिपल फाइनेंस लिस्ट नहीं है हमारे देश के अंदर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं बताता। तीन ही लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, म्युनिसिपल फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी ऐसा हमारे देश के अंदर है नहीं। तो अगर हम देश की बात करें, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ऊपर है सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, एंड स्टेट के नीचे हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप दो बेसिस पर देख सकते हो, एक है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो कहां से पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा जो टैक्स है उसको डिवोल्यूशन करती है उसका, ठीक है, जिससे पैसा जो है वो लोकल बॉडीज तक पहुंच सके। फाइनेंस कमीशन लोकल गवर्नमेंट ग्रांट देती है, फाइनेंस कमीशन अदर ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है, फिर बहुत सारे ग्रांट इनको स्कीम के बेसिस पर मिल जाते हैं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर देख रहे हैं। स्टेट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो टोल्स, टैक्सेस, ड्यूटीज, इन सब से जो पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट कह देती है कि लोकल बॉडीज तक हम इसको डिवॉल्व कर देंगे, या वी आर कलेक्टिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज। बहुत सारे ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोन्स स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, तो ये हो गया। फिर देखो लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, कैपिटल मार्केट, डोनर एजेंसीज, ठीक है, इनके थ्रू भी इनके पास ग्रांट एंड लोन्स आते रहते हैं। एंड अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आते रहते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज से भी आते हैं, टैक्स जैसे कि लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसका पैसा, नॉन टैक्स जैसे कि रेंट एंड अदर फीस की बात करते हैं, इनके थ्रू भी इनके पास पैसा आता है। पर फिर भी देखो मेजरली हमें देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है, ठीक है। तो इसके बारे में फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आरबीआई लेकर आई कि म्युनिसिपल फाइनेंसेस हमें कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे हमें पैसा आता हुआ नजर आता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले पार्ट में हम ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट है इसको स्टार्ट करेंगे, एंड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना। ऑल्सो आपको किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आया, बताना, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। प्रीलिम्स पास आ रहा है, मेन आपको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अगर कहीं भी अपना टाइम लगा रहे हैं, जैसे कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपने मेरे साथ ये पूरा लेक्चर देखा, आपने यहाँ पर टाइम लगाया, तो आपको एक एक बात समझ आनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, नीचे है कमेंट सेक्शन, वहां पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड ऐसे ही हम आपके लिए सीरीज को लेकर आते रहेंगे। अगला पार्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।